दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेके। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहाँ अभी तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना वाजिद को हटाया गया। वहाँ पर बहुत उपद्रव हुए, दंगे हुए और एक तरह का मतलब बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद उसको वहाँ से भागना पड़ा। खैर, तो भारत, ये जो बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी मुल्क, ये पहले भारत का ही हिस्सा था और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो ये पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान के नाम से चला गया। अंग्रेजों ने जब भारत को आज़ादी दी, तब ये भारत के टुकड़े किए और दो टुकड़ों में एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, जो जिसको पाकिस्तान ही बोलते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो ये चार राज्य हैं, और बाद में कब्जा है जो बाटलिक और ये पीओके, इनको पहले बाद में कब्जा कर लिया इनके ऊपर, जो अवैध कब्जा है एक तरह से। हाँ, वो है। और दूसरा ये पूर्वी पाकिस्तान था। ये दरअसल क्या है कि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इसको इस समस्या, मतलब बांग्लादेशी समस्या को हमें थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी समझने की जरूरत है। तो उस समय मतलब पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान के जो शासक थे उन्होंने बांग्लादेश का बहुत शोषण किया और बहुत उत्पीड़न किया वहाँ के लोगों का। वो उसके दो कारण थे। एक तो मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान से काफी 2-3 हजार किलोमीटर दूर है, तो वो जो है मतलब उसको एक तरह का अपना उपनिवेश समझते थे। वो अपना पार्ट समझते ही नहीं थे, उपनिवेश समझते थे। और उपनिवेश में पर जैसे दूसरे देश के लोग जो गुलाम सब से काम कराते हैं, उस तरह से बांग्लादेश को माना जाता था। उससे बहुत परेशान थे। दूसरा वहाँ का भाषा की प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान में उर्दू चलती है और बंगाल में बंगाली चलती है, बांग्लादेश में बंगाली चलती है। तो उसकी वजह से भी इनका उत्पीड़न हो रहा था। तो और पाकिस्तान में वैसे भी लोकतंत्र बहुत ज्यादा दिन नहीं चला, और वहां पर कैसे भी मतलब बार बार लोकतंत्र एक दो बार आया भी, लेकिन फिर वापस जो है मिलिट्री शासन ही ज्यादा रहा। तो जब मिलिट्री शासन लगा हुआ था और अ, बांग्लादेश में इस तरह का शोषण वगैरह चल रहा था, तो लोग बहुत परेशान थे, बहुत आंदोलन वगैरह हुए। तब वहां पर चुनाव हुए, पूरे ही मतलब पाकिस्तानी असेंबली के चुनाव हुए। और उसमें जो है बहुत अच्छे अ, मतों से बांग्लादेश के जो मुजिबुर रहमान जो लीडर थे वहाँ के, वो जीत के आए। तो उनको मतलब वो जो है सत्ता सौंपनी चाहिए थी पाकिस्तान वालों को, लेकिन उनको पाकिस्तान वालों ने सत्ता नहीं सौंपी और इनको जो है अरेस्ट कर लिया। पूर्वी पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक तरफ भारत से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ म्यांमार से जुड़ा हुआ है। फिर एक समुद्री तट से भी अ, उसकी सीमा लगती है। तो इस तरह से उसकी बहुत अच्छी एक लोकेशन है, लेकिन उसका फिर भी बहुत अधिक शोषण होता। तो 1970 के आसपास वहां पर चुनाव हुए और चुनाव में वो जीते। शेख मुजीबुर रहमान जो वहाँ के नेता थे,
और लेकिन उनको वो गद्दी नहीं दी और उनको जेल में भेज दिया। तब वहां पर विद्रोह हो गया, मुक्ति वाहिनी करके वहां के लोग उसमें शामिल हुए और लड़ाई हुई। भारत ने भी उसमें भाग लिया, मुक्ति वाहिनी के रूप में भारत के सेना के जवान भी उसको लिबरेट आज़ाद कराने में लगे। तो पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 15 दिन तक करीब वो युद्ध चला, 15-16 दिन। तो 15-16 दिन में भारत ने उनको पाकिस्तान को निपटा दिया। और हालत ये हो गई कि पूर्वी पाकिस्तान में 91,000 सेना ने भारत के सेना के सामने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण किया। मतलब 91,000 तो बहुत बड़ी तादाद है। इतनी बड़ी तादाद का आत्मसमर्पण करना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये सब होने के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ। और इस युद्ध की विजय जो है, एक तो जो मेजर मतलब जनरल जो थे हमारे चीफ, वो थे मानिक शाह। फील्ड मार्शल की उपाधि दी फिर इनको। तो फील्ड मार्शल मानिक शाह जो है इसके हीरो थे इस हमले के। और राजनीतिक नेतृत्व जो है इंदिरा गांधी का था। तो इन दोनों ने खूब वाई बटोरी। लेकिन मुजीबुर रहमान का जो शासन था वो 4 साल में ही डगमगाने लगा और वहां पर षड्यंत्र करके उस शासन को खत्म कर दिया। उनको गोली मार दी और सेना ने उसके ऊपर कब्जा कर दिया। उससे क्या हुआ कि जो इस तरह की स्थिति होती है तो लोग वहां से अपने रोजी रोटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए रोजी रोटी के लिए, सेफ्टी के लिए लोग दूसरे देशों की शरण लेते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर भी बांग्लादेश के लोगों ने भारत में शरणार्थी बनकर आए। कुछ तो कुछ बाद में अवैध तरीके से भी आए। और 75 से 80 तक ये मामला बहुत तेजी से चला। और बाद में भारत में भी जो है बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। युद्ध लड़ने से भारत की स्थिति भी थोड़ी खराब हुई। भारत में भी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और निवेश कम हो गया और दुर्भिक्ष भी हुए। तो मतलब कुल मिलाकर के भारत की स्थिति भी इतनी बढ़िया नहीं थी कि इन सब लोगों को रख सकें। लेकिन तो भारत में भी आसाम में और बंगाल में और विद्रोह हुए। तो लेकिन आसाम में तो बांग्लादेशी को वापस भेजो और इस तरह के जो है खूब नारे लगे। वहां पे एक नई पार्टी भी बन गई, असम गण परिषद उनके। और वहां चुनाव हुए, उसमें वो असम गण परिषद जो छात्रों की पार्टी थी वो जीत गई। जैसे अभी बांग्लादेश में छात्रों ने जो उपद्रव मतलब जो विद्रोह किया और सरकार उनके हाथ में आ गई, वो अलग बात है कि मोहम्मद यूनुस को उन्होंने वो उसका एडवाइजर बना करके बिठा दिया है। लेकिन वहां पर तो आसाम में तो छात्रों ने ही अपना संभाला सारा खेल। और उसके दो कारण और रहे कि भाई एक तो 1974 में जो जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल हड़ताल करवाई, उससे भी कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ हो गई थी। और फिर इंदिरा गांधी हार गई चुनाव में तो मतलब चुनाव तो जीत गई थी लेकिन चुनाव कोर्ट में हार गई। और कोर्ट में राजनारायण जी जीत गए तो उसकी वजह से फिर आपातकाल लगाया। आपातकाल लगाने के बाद जो है वहां पर ये घुसपैठियों की पोजीशन। तो आसाम में उस मुद्दे पर ही छात्रों ने
असम गण परिषद बनाई, जैसे मैंने कहा आपको, चुनाव लड़े और जीते, डंके की चोट पे जीते साहब। फिर लेकिन जो असम गण परिषद सत्ता में आने के बाद भी वो भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाई। मतलब जो बांग्लादेशी जो कहा जा रहा था कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, और जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले इस मुद्दे को खूब उछाल रहे थे, क्योंकि उनका तो इसमें एक पर्पस दूसरा सर्व हो रहा था। वो तो इसको पोलराइज करने के लिए, वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, क्योंकि इसमें मुसलमान जुड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी देखती है ये तो हमारे हित का है, इसको बिल्ली किसी भी तरह से भुनाओ। जैसे कश्मीर में धारा 370 का कश्मीर में कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन पूरे देश में उसके नाम से प्रचार करते थे और पोलराइज करते थे वोटों को। उसी तरह से बांग्लादेशी के नाम से बांग्लादेश का मतलब आसाम में और बंगाल में कोई ज्यादा असर नहीं था, लेकिन पूरे देश के अंदर बांग्लादेशी 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 आ रहे हैं, बांग्लादेशी को भगाओ बांग्लादेशी। तो ऐसे करके उस वहां दूसरी जगह पोलराइज करने के लिए इस मुद्दे को यूज किया जाता था। तो लेकिन इसकी जो है, इसकी पोल खुल गई जब अटल बिहारी वाजपेयी के जब प्रधानमंत्री थे और आसाम में ये हुई थी एनआरसी। एनआरसी हुई, उसमें मतलब कहते थे कि 2 करोड़ लोग आसाम में जो है बांग्लादेशी हैं और घुसे हुए हैं, और ये वो जो इस तरह का जो है बहुत जबरदस्त प्रचार था। तो उस प्रचार की जब पोल खुली, तो जब वो एनआरसी हुई, उसमें पता लगा कि बिना दस्तावेज के, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, वो कुल 19 लाख लोग हैं। मतलब अगर बांग्लादेशी भी हैं तो वो 19 लाख हैं, जबकि 19 लाख में से लगभग 16 लाख लोग हिंदू हैं, असमिया हैं, हिंदू हैं। और क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे, इसलिए वो एनआरसी में आ गए। और दस्तावेज क्यों नहीं थे कि वहां पर आसाम में आए दिन मतलब बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्रा में और उन नदियों में, उससे कागज तो क्या घर के घर बह जाते हैं, पूरे कारें तक बह गई। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, मकान गिर जाते हैं, ढह जाते हैं और बह जाते हैं, तो कागज भी बह गए, इसलिए उन लोगों के पास नहीं है। तो आपको एक आश्चर्य होगा कि अपने पूर्व राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने आपातकाल के उसके ऊपर साइन किए थे, उनका परिवार तक एनआरसी में मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं था, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, इसलिए वो भी 19 लाख लोगों में शामिल। तो जब राष्ट्रपति जैसे जो राष्ट्रपति रहा हुआ है, उसके परिवार के पास भी कागज नहीं है, तो आदिवासियों के पास कहाँ से वो जमीन के या शिक्षा के कागजात मिलेंगे। तो ये सारी बातें थी, इसलिए। और अभी तक भी मतलब वो 19 लाख है जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, और उसमें से 16 लाख जो हैं हिंदू हैं। तो वो जो 4 लाख आइडेंटिफाई किए हुए हैं, मान लो मुसलमान हैं, और उसमें भी जरूरी नहीं है कि वो सब बांग्लादेशी ही हों, तब भी उनमें से एक को भी अभी तक भी ये बांग्लादेश वापस नहीं भेज पाए हैं, और सिर्फ उसको पोलराइज करने के लिए ये बकवास चलाते रहते। अभी आपने देखा होगा कि झारखंड में चुनाव हुए थे, वहां पर भी अमित शाह साहब ने और इवन प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान का मुद्दा उठाया। अब वही बांग्लादेशी मुसलमान अगर घुस रहे हैं, तो झारखंड की सरकार की इसमें क्या गलती है? उन्होंने सारे आरोप जो है हेमंत सोरेन पर लगाए, लेकिन वो ये भूल गए कि भाई सीमा की सुरक्षा तो बीएसएफ करता है, और बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, मतलब अमित शाह के अंडर में आती है। तो अमित शाह ये क्यों कर रहे हैं कि भाई
अपनी मतलब बीएसएफ जो है अ, ढंग से या जिम्मेदारी से उनको रोक नहीं रही है, जो अवैध घुसपैठ कर रहे हैं उन लोगों को, और आरोप जो है झारखंड के ऊपर लगा रहे हैं। अब ऐसा का ऐसा ही मामला अभी दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान करके खूब चिल्लाए, और उसमें भी उनकी क्या गलती है भाई? अरविंद केजरीवाल की क्या गलती है उसमें? वो थोड़ी लेके आया उनको। तो कुल मिलाकर के ये है कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी नहीं ले रही है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और बीएसएफ की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा करना। लेकिन क्योंकि ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान नाम आ जाता है, तो ये इनके पोलराइज करने के लिए काम आता है। ये इस बहाने बहुत सारी बकवास करते रहते हैं, और ये जनसंख्या बढ़ जाएगी और ऐसा हो जाएगा और हिंदू कम पड़ जाएंगे और उसके ऊपर राज नहीं कर सकेंगे। और अभी एक नया जो सगुफा और छोड़ रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, और इस ज्यादा बच्चे पैदा करने के चक्कर में एक बड़ा 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 बड़ी समस्या देश में हो गई है, और उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो भारत के टुकड़े भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। मतलब दक्षिण में तो, भारत के दक्षिण में मतलब तमिलनाडु, केरल, आंध्रा वगैरह इन प्रांतों में तो जनसंख्या कंट्रोल हो गई पूरी तरह, और उत्तर के राज्यों में अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ। हालांकि बहुत कम हुई है पहले से, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुई है। अब ये परिसीमन करना चाहते हैं। परिसीमन करने में जो संसद की सीटें हैं वो तमिलनाडु की कम हो जाएगी। तमिलनाडु, केरल, बांग्लादेश, बंगाल और आंध्रा और इन इन सब पंजाब, इनकी कम हो जाएगी और हिंदी पट्टी की बहुत बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा कि भाई हिंदी पट्टी के वोट जिसको मिल जाएंगे वही सरकार बना लेगा, उसको दक्षिण के वोटों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक डिवीजन का मामला बन जाएगा और देश टुकड़े होने की स्थिति में आ जाएगा, इसको अगर नहीं संभाला गया। तो ये मतलब पोलराइज करने के इस खेल में आप देश का जो कबाड़ा कर रहे हो वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। तो इसी तरह मतलब ये अपन बात कर रहे थे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की। तो अभी एक भारत सरकार के अनुसार 40,000 जो है कुल रोहिंग्या भारत के अंदर हैं। वो भी अलग अलग जगह हैं, कहीं कुछ कश्मीर में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ बंगाल में होंगे, कुछ और जगह कहीं चले गए होंगे। और वो इसलिए है कि वहाँ पर बर्मा में स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ पे जब मिलिट्री शासन लागू हुआ तब वहाँ से इन लोगों को भगाया गया, और अभी भी वहाँ मिलिट्री शासन है, लेकिन टोटल पूरे म्यांमार में मिलिट्री का शासन नहीं है। वहाँ अराकान सेना एक अलग गुट है, वो काफी बड़े भाग पर उसने कब्जा कर रखा है, और पैरेलल सरकार चला रहे हैं। जैसा बलूचिस्तान में पैरेलल सरकार चला रहे हैं, वैसे वहां पे भी पैरेलल सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए ये शरणार्थियों की समस्या तो बड़ी है, क्योंकि अभी जैसे सीरिया से काफी लोग गए यूरोप के अंदर, लेबनान से गए, क्योंकि वहाँ युद्ध हो रहा है, यूक्रेन से गए। तो वहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं या जहाँ इस तरह की स्थितियां हैं, खाने को नहीं मिल रहा है जहाँ पर, तो वो तो जाएंगे वैसे। अब ये है कि हमारे देश से मतलब बांग्लादेशी को, जो 4 लाख बांग्लादेशी हमने सेलेक्ट किए हैं, उनको भी हम भेज नहीं पा रहे हैं वापस। क्या मजबूरी है भाई? हमारे ट्रम्प साहब तो हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके भारतीयों को, अवैध जो घुसे हैं उनको यहाँ भेज रहे हैं। हम क्यों नहीं भेज सकते हैं? तो
हाँ, तो मैं ये कह रहा था, दिल्ली चुनाव में भी इन्होंने ऐसे ही बहुत प्रचार किया, रोहिंग्या रोहिंग्या करके, और वोट पोलराइज किए और आखिर जीत गए। तो ये पोलराइजेशन का खेल जो है ऐसे ही चलता रहेगा, और ये सरकार भी नहीं चाहती इनको भेजना है। तो हल्ला तो करेंगे, हल्ला करेंगे, और हल्ला करने से इनका वोट बढ़ जाता है, तो हल्ला क्यों नहीं करेंगे? ध्रुवीकरण होता है वोटों का तो वो हल्ला करेंगे, लेकिन इनको भेजना नहीं चाहती है। और उन लोगों का ध्रुवीकरण करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। बाकी बांग्लादेशी तो कह रहे हैं, मतलब ये शेख हसीना थी तब इसने ही कहा था कि वापस भेज दो, अगर बांग्लादेशी है वहां अवैध आए तो। हमारे यहाँ तो कमी है, क्योंकि ह्यूमन इंडेक्स बांग्लादेश के ज्यादा है, तो वहां से क्यों आएंगे लोग? हमारे से अच्छे ह्यूमन इंडेक्स हैं, मतलब खाने का भी ज्यादा है वहां पर, भूखे भी नहीं मर रहे हैं लोग, रोजगार भी मिल रहा है वहां पर, तो क्यों आएंगे? लेकिन ये पोलराइज करने के लिए इस तरह की बातें बताई जाती है, इसको हमें समझने की जरूरत है। खैर, जो भी है, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बेल आइकन दबाएं, और लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।